Hello everyone, welcome back to the physics class. So we have completed the unit gravitation. Now we are starting the next unit, that is unit 9, but chapter number 12 from the NCERT. The unit is thermodynamics. What is the theme of the unit? That is thermodynamics. Okay, so first of all, let us discuss what is the meaning of thermodynamics. It is the branch of physics which deal with the concepts of heat and temperature. जो हीट एंड टेम्परेचर को समझाए, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with heat and temperature. जो हीट और टेम्परेचर को समझाए एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट into another form of energy or vice versa. It means physics की वो ब्रांच जो हमें ये बताए कि हीट और टेम्परेचर क्या है and how heat can be converted into another form of energy and another form of energy can be converted into heat energy. जो इस इंटर कन्वर्जन को भी समझाए, दैट कॉन्सेप्ट, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. उसको थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है. इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस. इट डील विद बल्क सिस्टम एंड डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर. मतलब मॉलिक्यूल्स के बारे में बल्क में जाती है. अभी एक सिंगल मॉलिक्यूल को नहीं डिस्कस करती, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिला के इकट्ठा उनका जो कॉन्सेप्ट बनता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. क्या होता है? दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम किसे हम कहते हैं? मैकेनिक्स में अगर बात करते हैं, देखा फोर्सेस की हम बात करते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में थी. जब उसमें नेट फोर्स जीरो हो जाए तो बॉडी किस में थी? इक्विलिब्रियम. बट अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में जो इसका मीनिंग है इक्विलिब्रियम का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है. वी सी द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. एक सिस्टम को हम कब इक्विलिब्रियम में कहेंगे? if the macroscopic variable that characterize the system do not change in time. कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम के? जब उसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर ये टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, देन वी कैन से दैट अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अ सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, is in state of equilibrium if its variable pressure, volume, temperature do not change with time. अगर एक सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, मतलब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर टाइम के साथ साथ अगर चेंज ना आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द स्टेट. दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द स्टेट. एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. अ गैस इनसाइड अ क्लोज्ड रिजिड कंटेनर कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने एक गैस एनक्लोज की हुई है और बाहर से वो प्योरली इंसुलेटेड है. इंसुलेटेड का मतलब बाहर से उसमें कोई भी हीट एंटर नहीं कर सकती. With the fixed value of pressure, volume, temperature, mass and composition,
दैट डू नॉट चेंज विद टाइम, इट इज द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मान लो इसमें एक ये गैस है पूरे कंटेनर, इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कॉम्पोजिशन सॉरी वो फिक्स हैं, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहे। ना तो बाहर से कोई हीट मिल रही है, ना बाहर कोई हीट जा रही है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना प्रेशर चेंज हो रहा है। इट मीन्स दिस गैस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस गैस इज इन थर्मल equilibrium. In general, whether or not a system is state of equilibrium depend upon surrounding and the nature of wall that separates the system from the surrounding. कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सराउंडिंग से कनेक्ट कैसे है, इंसुलेटिंग वॉल से है या कंडक्टिंग वॉल से है। कंसीडर टू गैसेज ए एंड बी ऑक्यूपाइंग टू डिफरेंट कंटेनर्स। मान लो इसी के अंदर अगर हम बात करेंगे, हमारे पास अब एक के बजाय कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं, इधर गैस है ए, इधर गैस है बी, इनके बीच में एक वॉल है। अब वॉल कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, ये एक गैस है और ये बी गैस है और ये इनकी जो वॉल है, अब वॉल कैसी है इस पर डिपेंड करेगा। वी नो एक्सपेरिमेंटली दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस कैन बी चूजन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो इसका जो प्रेशर है पी ए, वॉल्यूम है वी ए, इसका प्रेशर है पी बी, वॉल्यूम है वी बी इनिशियली। ओके, सपोज फर्स्ट द टू सिस्टम आर पुट इन प्रॉक्सिमिटी दैट सेपरेटेड बाय एन एडियाबैटिक वॉल। मान लीजिए ये वॉल जो है दैट इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब यहाँ पे होता है इंसुलेटिंग वॉल। इंसुलेटिंग का मतलब जिसमें हीट पास नहीं कर सकती, इंसुलेटिंग वॉल दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी, हीट को फ्लो नहीं करने देगी। द सिस्टम आर इंसुलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग बाय सिमिलर एडियाबैटिक वॉल्स। बाहर की वॉल्स भी एडियाबैटिक हैं, जो दो गैसेस को मतलब दोनों गैसेस को सराउंडिंग से एडियाबैटिक हैं, ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, और आपस में भी इंसुलेटिंग वॉल से ही हैं ये, मतलब ना तो बाहर से हीट आ सकती है ना एक ही हीट दूसरे में जा सकती है। दिस सिचुएशन इज shown here. In this case it is found that any possible pair of values Pa will be in equilibrium with any possible values of Pb, Vb. It means ये दोनों गैसेस अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस गैस का प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इस गैस का प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मान लीजिए अब इस एडियाबैटिक वॉल की जगह हम एक डायथर्मिक वॉल लगा दें। डायथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टिंग। डायथर्मिक वॉल का मतलब कौन सी वॉल होती है, दैट इज कंडक्टिंग वॉल। अगर हम इसमें एक कंडक्टिंग वॉल लगा दें, जो कंडक्टिंग वॉल क्या करेगी, हीट को ट्रांसफर, बाहर से इंसुलेटेड है अभी, हीट को ट्रांसफर होने देगी एक से दूसरे सिस्टम में। इट इज देन फाउंड दैट मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ द ए एंड बी चेंजेस। अब इधर से हीट इधर जाएगी, इधर से हीट इधर आएगी। ओके, तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर जाती है, जिसका टेम्परेचर हायर होगा उससे लोअर वाले में चली जाएगी। अगर मान लो ए का हायर है तो हीट ए से बी में चली जाएगी, अगर बी का हायर है तो हीट बी से ए में आ जाएगी। मतलब दोनों के जो वेरिएबल्स हैं प्रेशर और वॉल्यूम वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक, अंटिल बोथ द सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 70, इसका है 30, तो हीट इधर जाएगी ए से बी। कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्टिंग वॉल के थ्रू जा सकते हैं। कब तक जाएगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर नहीं हो जाता 50, क्योंकि ए से बी में जा रही तो ए का कम होगा और बी का ज़्यादा होगा। ए का कम होगा 70 50 पे आ गया, बी का 30 वाला 50 पे आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। जब दोनों का दो सिस्टम, अगर कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा आपस में। और अगर इंसुलेटिंग वेल्ड है तो एक सिंगल सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। ओके, देयर इज नो मोर एनर्जी फ्लो। इक्विलिब्रियम आने के बाद एनर्जी फ्लो नहीं होगी जब टेम्परेचर दोनों का 50 हो गया। तो जो हीट होती है हमेशा हायर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है, तो दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाएगा तो हीट कहीं भी फ्लो नहीं करेगी, ना ए से बी में और ना बी से ए में। इट मीन्स दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी। What characteristics the situation of thermal equilibrium between two system? You can get the answer from your experience. मतलब हम क्या चीज़ देखें जिससे देख के ये पता चल जाए कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। द आंसर इज टेम्परेचर। हम दोनों का अगर क्या देख लें, टेम्परेचर, अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर आपस में सेम है
फ्लूइड फ्लो नहीं करेगी, जब तक हीट फ्लो नहीं करेगी तब तक प्रेशर वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं होंगे। इट मीन्स अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर आपस में सेम है, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इस थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से हम अब टेम्परेचर की डेफिनेशन बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक लॉ आ रहा है, दैट इज जीरोथ लॉ, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ ने क्या बताया कि टेम्परेचर की डेफिनेशन बताई है। ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या कहता है, उसके लिए उसने एग्जांपल लिया। तीन सिस्टम है आपके पास, एक है ए में भी कोई एक गैस है, दैट इज ए, और दूसरा है बी, इसमें भी कोई गैस है, इनकी बीच की ये वॉल होगी, और एक तीसरा सिस्टम है सी। ये वाली जो वॉल है ये एडियाबैटिक है जो इन दोनों के बीच में है, और ये वाली डायथर्मिक है, कंडक्टिंग है, और इसके ऊपर एक और सिस्टम है दैट इज सी। ये सी जीरोथ लॉ ने क्या बताया कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या मतलब है, ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स ए एंड बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट है। जीरोथ लॉ कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली, मतलब दो सिस्टम एक तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, मतलब अलग से। देन दे ऑल्सो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे आपस में। ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब बी और सी का टेम्परेचर सेम है। अब इसका मतलब ए और बी का टेम्परेचर भी तो वही हुआ ना, मान लो ए और सी का टेम्परेचर 50 है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी का टेम्परेचर भी 50 है, तभी वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ए और बी का टेम्परेचर भी सेम हुआ, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें जीरोथ लॉ ने हमें ये बताया था कि टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है। इट मीन्स टेम्परेचर इज दैट क्वांटिटी which decides whether the two systems are in thermal equilibrium or not. Equality of which temperature is that physical quantity, equality of which decided whether the two systems are in thermal equilibrium of or not. मतलब टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी इक्वालिटी मतलब जिसका बराबर होना ये बताएगा भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर है दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर नहीं है दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इट मीन्स टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जो किसी भी सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम डिसाइड करती है। ओके, दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं दैट इज हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। कॉन्सेप्ट है हमारा हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है एंड वर्क क्या है। हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है एंड वर्क जो होता है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं अब। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लेड अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर दैट एग्री विद आवर कॉमनेंस नोशन। मतलब जीरोथ लॉ से हमें थर्मोडायनामिक्स मिल गया और थर्मोडायनामिक्स में आगे चलेंगे। टेम्परेचर इज अ मार्कर ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। It determines the direction of flow of heat when two bodies are placed in thermal contact. टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो हमें ये बताएगा भी जो हीट है वो कहाँ से कहाँ। हीट एक तरह की एनर्जी है। अगर हम हीट की डेफिनेशन यहाँ लिखना चाहें, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम higher temperature to lower temperature. हीट एक तरह की एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ
फ्लो करेगी व्हेन दे आर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मतलब एक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है, एक लो टेम्परेचर वाली बॉडी है, अगर दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए तो हीट वो एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो एनर्जी फ्लो करेगी, दैट इज कॉल्ड हीट। उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कहा जाता है। और कब तक हीट फ्लो करेगी, अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकम्स इक्वल। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट उसके बाद फ्लो नहीं करेगी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। The concept of internal energy of a system is not difficult to understand. We know that every bulk system consists of a large number of molecules. कोई भी बॉडी है वो large number of particles से मिलके बनता है। Internal energy is simply the sum of kinetic energy and potential energy of these molecules. जो किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, किसी भी बॉडी के जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उनका सम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी बॉडी के जो जिन पार्टिकल से बॉडी मिलके बनी है उन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस उन्हीं पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा, दैट टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। We remarked earlier that in thermodynamics, the kinetic energy of the system as a whole is not relevant. Internal energy is thus sum of molecular kinetic and potential energy in the frame of reference related to which center of mass of system is rest. It means इसमें दोनों तरह की एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक भी आएगी पार्टिकल्स की और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। इट इंक्लूड्स ओनली द एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल है दैट इज यू, और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी दैट इज यू के, और पोटेंशियल एनर्जी को हम यू पी से लिखेंगे। यू इज इंटरनल एनर्जी, यू के इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब इंटरनल एनर्जी का जो काइनेटिक पार्ट है, और यू पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसका जो पार्ट बनेगा। ओके, अब इंटरनल एनर्जी इसका मतलब दो एनर्जी का सम हो गया। तो जो पार्टिकल, किसी भी बॉडी के पार्टिकल की जो एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हमें पता है किसी बॉडी के जो पार्टिकल्स है उतना फास्ट चलेंगे, और जितना ज़्यादा पार्टिकल फास्ट चलेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, इंटरनल एनर्जी दो एनर्जी का सम, पार्टिकल की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, ना डिपेंड करता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल जो हैं उनके बीच का जो फोर्स होगा, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा वो बनाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ओके, अगर एक गैस आइडियल गैस है, आइडियल गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अगर आइडियल गैस है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। मतलब दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। अगर आइडियल गैस है, अगर क्या है आइडियल गैस, वैसे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रेशर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ओके, तो इसका मतलब अगर कोई गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर और वॉल्यूम पे। तो अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस में यू पी जीरो होता है। वाई? क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। आइडियल गैस वही होती है जिसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनती है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल जीरो, तो आइडियल गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। आइडियल गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी दैट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। इट मीन्स आइडियल गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर रियल गैस है तो रियल गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी वो दोनों पे डिपेंड करती है, वो हमने लिखा ही हुआ है वैसे, दैट इज यू के प्लस यू पी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब रियल गैस की टोटल जो इंटरनल एनर्जी होगी वो दोनों पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे भी और प्रेशर वॉल्यूम पे भी। सिर्फ आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट मीन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ टोटल इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होती है। सो दिस वाज द
इंटरनल कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क क्या है? वर्क इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी कब वर्क कर सकती है? जब उसमें एनर्जी है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो वो कभी भी बॉडी वर्क नहीं कर सकती। तो वर्क कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो अगर किसी कोई बॉडी वर्क करेगी तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। ये कैसे इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है? इसके लिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Let us discuss. Now let us discuss the concept that is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. What is the statement of first law of thermodynamics? It states that heat energy supplied to a system, मतलब किसी भी सिस्टम को जो आपने हीट दी है, सराउंडिंग से आपने हीट दी, is used to partially increase in इंटरनल एनर्जी। मतलब जितनी आप हीट देते हो बाहर से सिस्टम से, सराउंडिंग से सिस्टम को, तो जो जितनी हीट आपने दी वो दो काम में यूज होती है। उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करवाने में, ठीक है, एंड रेस्ट इज यूज्ड इन वर्क डन बाय सिस्टम। और जो बाकी बची हुई है वो किस में यूज हो जाती है? वर्क डन बाय द सिस्टम। उसको एक्सप्लेन करते हैं हम थोड़ा, देखो ध्यान से। ये मेरे पास एक सिस्टम है। सिस्टम में क्या है? मेरे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन समझते हो, जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है इसमें। और यहाँ इसमें एक गैस है। ओके, सिस्टम हो गया ये। और बाहर वाला सारा बाकी जो इसको छोड़ के वो सराउंडिंग होता है। क्या किया हमने? इस सिस्टम को बाहर से हीट दी, और हीट दी डेल्टा क्यू मान लो। सिस्टम को हीट हमने कितनी दी? डेल्टा क्यू ले लो, चाहे डी क्यू ले लो। डी क्यू क्या है? डी क्यू इज द हीट सप्लाई टू सिस्टम। डी क्यू इज हीट सप्लाई टू सिस्टम। अब इसको आप हीट दोगे तो नॉर्मल सी बात है, गैस का कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। गैस का कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर से उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पार्टिकल की हमने पढ़ा है अभी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है पार्टिकल्स की। और पार्टिकल काइनेटिक टेम्परेचर पे, तो हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से आगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो जो आपने हीट दी, हीट कहाँ यूज हुई? कुछ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई अंदर, मतलब पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई। व्हाट इज डी यू? डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जितनी चेंज हुई हीट देने से। अच्छा, बाकी कहाँ गई? कुछ अमाउंट तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया, कुछ कहाँ गई? गैस जो है वो उस एनर्जी से वर्क करवाएगी और पिस्टन जाएगा ऊपर। यहाँ ये पिस्टन यहाँ पहुँच गया, यहाँ आ गया और पहले यहाँ था, मतलब गैस एक्सपेंड हो गई। अब गैस के पार्टिकल्स को एनर्जी मिली तो वो गैस फैल गई, और फैल होकर पिस्टन कहाँ चला गया? ऊपर। अगर पिस्टन ने गैस, मतलब गैस ने पिस्टन को बाहर निकल आया, तो गैस एक सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ ना। अगर मैं चेयर को पुश कर रहा हूँ तो इट मीन्स वर्क डन बाय मी हुआ, मैं सिस्टम हूँ, तो वर्क डन बाय सिस्टम हुआ। तो गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस ने पिस्टन को मूव किया आगे की तरफ, बाहर की तरफ, इट मीन्स गैस एक्सपेंड हो रही है। गैस का एक्सपेंड होना होता है वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस। तो जो बाकी बचा हुआ अमाउंट मतलब हीट थी, दैट इज वर्क डन बाय द गैस, दैट इज डी डब्ल्यू। दिस इज वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जितनी आपने हीट सप्लाई की है वो दो कामों में यूज हुई है। दैट इज वर्क डन इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। तो डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जितनी आपने डी क्यू दी है
वो du मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में और dw का मतलब गैस के द्वारा वर्क डन करने में यूज हुई है। सो दो फॉर्म में यहाँ यूज हुई है जितनी आपने हीट बाहर से दी है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता था कि जितनी भी सिस्टम को आप हीट देते हो वो दो कामों में यूज हो जाती है। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ जाती है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, पार्टिकल की एनर्जी चली जाती है। और बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, बाकी उसका वर्क डन मतलब गैस एक्सपेंड होने में यूज कर लेती है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। नाउ सिस्टम may go from initial to final state. We can first change the volume of the gas, मतलब गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो उसका वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है ना। तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन किसके बराबर होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा हो कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट पे डिपेंड करती है, सिस्टम पोजीशन पे डिपेंड करती है, गैस एक्सपेंड हो और वापस वहीं आ जाए जहाँ से मतलब पिस्टन गया, फिर गैस को वर्क डन ऑन द सिस्टम करते बाहर से हम पिस्टन को दबा दें वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो मतलब पिस्टन की, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम स्पेशल केसेस अभी पढ़ेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सारी हीट दोगे वो सारी कहाँ यूज होगी, वो वर्क डन में सारी क्या हो जाएगी, यूज। तो देयर आर सम स्पेशल केसेस ऑल्सो। अब ये जो वर्क डन है वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन गैस में क्या लगा है, प्रेशर, और इसका वॉल्यूम हुआ है चेंज dV। तो इट मीन्स dW जो होता है, यहाँ से नहीं निकाल रहा मैं, अलग से लिख रहा हूँ। जो गैस के द्वारा वर्क डन होता है दैट इज P dV। P इज जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है वर्क डन का फॉर्मूला। गैसेस में अगर वर्क डन की बात करें, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, कितना गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू P dV। सो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज dQ equals du plus P dV. dQ is equal to du plus P dV. This can be also written as first law of thermodynamics को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। So this was the today's concept. I hope you all understood what is thermodynamics, what is heat, internal energy and work, and what is first law of thermodynamics. Do practice, prepare notes and notes of these topics which we are discussing during the periodic test too. You can send after the periodic test also. Okay, till then, thanks and have a nice day.